दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के 38 में से 29 जिले अभी सूखे की चपेट में हैं। इसकी वजह से धान की रोपनी में देरी हो रही है। ज़्यादातर वर्षा आधारित नदियों से निकलने वाली नहरें सूख गई है और लंबे समय तक सूखे के कारण भूजल समाप्त हो गया है। जहाँ किसान अपनी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को संचालित करने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में औसतन प्रतिदिन केवल 8 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और हर क्षेत्र में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली फीडर स्थापित किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत पूरे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। जहां इसको देखते हुए बार बार ये मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता आए दिन इस मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। सोमवार को हुए विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कड़े कानून बनाने की वकालत की है। जब गिरिराज सिंह ने कहा है कि एक समय हमारी जीडीपी चीन से अधिक थी और जनसंख्या की गति भी चीन का अधिक है, लेकिन आज बिल्कुल इसके विपरीत हो गया है। इसीलिए सभी धर्मों के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और इसकी आवाज़ को सड़कों से संसद तक उठानी चाहिए। जब बढ़ती हुई जनसंख्या का असर बिहार के सीमांचल इलाकों में साफ देखा जा सकता है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम होते जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी के सीतापुर में बकरीद के दिन एक परिवार ने इस खास त्यौहार पर बेहद अनोखे अंदाज से कुर्बानी की है। मोहल्ला गवाल मंडी के रहने वाले मेराज अहमद ने बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी ना देकर के बकरे की फोटो लगे केक को काट कर की कुर्बानी दी है। इस मौके पर मेराज के साथ जिला पशु सेवा समिति के लोग भी मौजूद थे। जब मेराज ने बताया है कि कुर्बानी के लिए बकरे और ऊंट की जरूरत नहीं है। मेराज का कहना है कि प्रतीकात्मक तौर पर भी ये त्यौहार इस तरीके से मनाया जा सकता है। मेराज के मुताबिक कुर्बानी देने के लिए दुनिया में और तमाम तरीके हैं। लोग रक्तदान करें, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करें, विकलांगों की इलाज के लिए आगे आएं। आपको बता दूं कि मेराज अहमद पशु सेवा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि समाज में सर्वोच्च सोच रखने की अब जरूरत है। साल में बकरीद के त्यौहार पर हजारों लाखों रुपए के बकरों की कुर्बानी दे दी जाती है। कुर्बानी की जगह अब गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये कहना है मेराज का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले पर रोक को लेकर के नीतीश सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में कई मुद्दों पर मतभेद है, जहां आपसी सहमति नहीं है, बस सत्ता के लिए दोनों दल साथ में हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल से राजस्व और भूमि सुधार विभाग बीजेपी के पास है। इस दौरान विभाग में भू माफियाओं को हावी बीजेपी ने कराया या फिर जेडीयू ने, इसका जवाब रामसूरत राय को देना चाहिए। आपको बता दूं कि पहले भी इस मुद्दे पर आरजेडी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगाई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सभी विभागों में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से कायम है। जब पूरा पेड़ ही सड़ा हुआ है तो फिर टहनी को काट करके सीएम नीतीश कुमार क्या साबित करना चाहते हैं? जो मूल जड़ है, जहां साफ साफ भ्रष्टाचार उगता है, उस पर सीएम नीतीश कुमार को हमला करना चाहिए। साथ ही मंत्री रामसूरत राय पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। जब वही तबादले पर रोक से बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि अपने समझ से तबादला किया था। मुख्यमंत्री हमारे मुखिया है, उनका विशेष अधिकार है, जब उनके हर फैसले को हमको मानना है, लेकिन जैसे हम जनता दरबार लगा करके लोगों के बीच जाते थे, अब नहीं जाएंगे। जब विभाग के अंदर मंत्री की स्वतंत्रता अधिकार नहीं मिल सकता है तो फिर विभाग चलाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भू माफिया पूरी तरीके से हावी है, जिसका मैंने कमर तोड़ा है। वही माफिया अब मेरा विरोध कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि वैसे तो सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किसी परिवार और समाज के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। यह अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जिससे परिवार टूटता है और समाज के लिए भी सही नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के जमुई जिले के एक गाँव से सामने आया है, जहाँ 35 साल की 2 बच्चों की माँ एक 15 साल के लड़के को दिल दे बैठी। दोनों के बीच प्रेम इतना परवान चढ़ा कि महिला ने लड़के को अपना मायके वाला बता करके घर में रोक लिया। फिर रात के अंधेरे में महिला को लड़के के साथ रंग रलियां करते हुए उसके पति ने देख लिया। उसके बाद हंगामा हुआ और दोनों की पिटाई शरेआम गांव के मंदिर के आगे कर दी गई। इस मामले में पति और ग्रामीणों द्वारा महिला और उसके 15 साल के प्रेमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह घटना जमुई जिले के नगर थाना के हरला गाँव की है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। बताया जाता है कि जमुई की रहने वाली 35 साल की 2 बच्चे की मां फेसबुक मैसेंजर पर चैटिंग करते हुए जहानाबाद के रहने वाले इंटर के छात्र 15 साल के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गई। जानकारी के अनुसार महिला घंटों तक मैसेंजर से वीडियो चैट करती थी। इस बीच रविवार को महिला ने उस लड़के को अपने घर बुलाया और मायके वाले का लड़का कह करके उसे अपने घर में ही रुकवा लिया। इस बीच देर रात लड़के के साथ महिला संबंध बना रही थी। इसी दौरान महिला के पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, गांव के मंदिर के आगे पति और ग्रामीणों ने दोनों की जम करके धुनाई कर दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पिछले 2 साल में बेतहाशा बढ़ी है। 15 जुलाई 2020 को दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला सिलेंडर का रेट 594 रुपये था और अब 1053 रुपये हो गया है। यानी कि इन 2 सालों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 459 रुपये महंगा हो गया है। लेकिन इस नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की तुलना मोदी सरकार के बनने के बाद से करते हैं तो फिर आंकड़े चौंकाने वाले मिल रहे हैं। 1 जुलाई 2014 को दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 922 रुपये का था, यानी कि 12 जुलाई को 2014 को भी इसी रेट में घरेलू सिलेंडर उपलब्ध थे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को इस पर सब्सिडी मिलती थी, जिससे इसका दाम 400 से 500 रुपये के बीच था। अगर नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो फिर 8 साल में केवल 130 रुपये ही महंगा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि किसी शायर ने ठीक कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये शायरी आरती कुमारी की प्रेम कहानी में सटीक बैठ रहा है। जब मृतक छोटू कुमार के प्रेमिका आरती कुमारी के अपने ही सगे संबंधियों ने मिलकर के प्रेमी को मार दिया, साथ ही आरती की हत्या करने की नाकाम कोशिश किया। जब प्रेमिका ने अपनी जान तो काफ़ी मुश्किल से बचा ली, लेकिन अपने प्रेमी छोटू कुमार नहीं बचा पाई। हालांकि प्रेमिका ने उसे बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन दूसरे कमरे में बंद रहने के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अपनी जान बचाने के क्रम में आरती को भी काफ़ी चोटें आई और प्रेमी के मौत का सदमा उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आ रही है। एक तरफ प्रेमिका के पिता तथा अन्य सगे संबंधियों ने मिलकर के जल्लादों वाला काम किया, वही प्रेमी के पिता दरिया दिली दिखा रहे हैं। जब अपने पुत्र की हत्या का गम लिए पुत्र की प्रेमिका के इलाज पूर्णिया के एक निजी नर्सिंग होम में करा रहे हैं कि किसी तरह की मेरे बेटे की प्रेमिका जीवित रहे और पुत्र के प्यार की निशानी बनी रहे। वहीं इस जघन्य कुकृत्य की हर तरफ चर्चा हो रही है। जितनी मुंह उतनी बातें निकल कर सामने आ रही है कि इस तरह का घोर अपराध लड़की के पिता, भाई तथा जीजा को नहीं करना चाहिए था। अगर बहुत ही बड़ी गलती किया तो फिर शादी करा देता। जबकि प्रेमी और प्रेमिका 100 जातीय है, यानी कि दोनों एक ही जाति से हैं और दोनों का परिवार मिलता जुलता भी था। जब प्रेमिका के पिता सत्संग के मंच पर बैठ करके प्रवचन करते थे। आपको बता दूं कि ये मामला बिहार के अररिया जिला का है। अररिया जिला में प्रेमी छोटू कुमार और प्रेमिका आरती कुमारी दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, लेकिन आरती कुमारी के परिवार वालों को ये प्यार नामंजूर था, जिसकी वजह से आरती कुमारी की प्रेमी आरती कुमारी के परिवार वालों ने जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका से बंगाल होते हुए बिहार के सीमांचल में नैरोबी मक्खी पहुंच गया है। ये मक्खी इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए इस मक्खी से सावधान रहें। खबर के अनुसार नैरोबी मक्खी इंसान के शरीर पर जब बैठती है तो फिर उस जगह खुजलाहट और जलन होने लगती है। इसके बाद घाव उत्पन्न हो जाता है। अगर ये मक्खी आपकी आँख पर बैठ जाती है तो फिर ये आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है और इससे आँख की रोशनी चली जाती है। आपको बता दूँ कि सिक्किम और बंगाल
कि सिलीगुड़ी में मक्खी कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अब ये मक्खी बिहार के सीमांचल में पहुंच गई है। इसे देखते हुए लोगों को प्रचार प्रसार के द्वारा इस मक्खी के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। ये मक्खी खास तौर पर किशनगंज वासियों को डरा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. शर्मा ने संबंधित विभाग को पूरी तरीके से सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी करते हुए निर्देश दिया है। साथ ही साथ इस दिशा में आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को इस मक्खी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और इस मक्खी से सतर्क रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर, नालंदा समेत 29 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी खुद बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर पटना में सबसे अधिक कोरोना के 167 नए मरीज मिले हैं। वहीं बांका में 45, गया में 21 और भागलपुर में 19 मामले सामने आए हैं, जबकि पूर्णिया में 3, बक्सर में 1 और नालंदा में 1 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं अररिया में 5, अरवल में 7, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 2, दरभंगा में 3, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 4, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 17, नवादा में 1, रोहतास में 10, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 2, सारण में 7, शेखपुरा में 1, सिवान में 1, सुपौल में 4 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 74,901 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 344 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2270 हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून कमज़ोर हो चुका है। इसके कारण ना तो वर्षा हो रही है और न ही किसान खेतीबाड़ी कर पा रहे हैं। धान बुआई नहीं होने से चिंतित है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो अभी 1 सप्ताह तक स्थिति कुछ ऐसे ही रहेगी। 1 सप्ताह तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर लोग गर्मी से अलग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अच्छी बारिश के लिए अभी 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। कल यानी कि मंगलवार को कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई है। जब बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ने के बाद ही बिहार में झमाझम बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि धरती पर आज भी ऐसी कई रहस्य जगह हैं जो इंसान के लिए पहली बनी हुई है। इन पर कितनी भी खोज की जाए ये विज्ञान को भी उलझाए रखती है। जो हमारे देश में भी एक ऐसी जगह है जो न्यूटन के गुरुत्व आकर्षण के नियम को चुनौती देने वाली है। ये जगह है महाराष्ट्र के नाने घाट का उल्टा झरना, जिसका पानी नीचे आने के बजाय ऊपर की ओर चला जाता है। ये अजीबोगरीब जगह नाने घाट पुणे में जुन्नर के पास महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। जब मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पर मौजूद ये घाट उल्टे झरने यानी कि रिवर्स वाटरफॉल के लिए मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पर मौजूद ये घाट उल्टे झरने यानी कि रिवर्स वाटरफॉल के लिए ही दुनिया भर में मशहूर है। इस जगह की सुंदरता मानसून सीजन में देखने को मिलती है। इस वक्त पानी ज़्यादा होती है और जब झरने से पानी उड़ करके ऊपर जाता है तो फिर दिखता है और वह बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव होता है। आमतौर पर हम और आपने यही पढ़ा है कि ऊपर से कोई भी चीज़ अगर गिरे नीचे ही जाती है। झरनों का पानी भी ऐसा ही होता है, लेकिन नाने घाट के झरने के अपने अलग ही नियम है। झरना घाट की ऊंचाई से नीचे गिरने के बजाय ऊपर आ जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो ISF सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसे अब तक 57,000 से भी ज़्यादा देख चुके हैं। जब वायरल हो रहे वीडियो में झरने के पानी को नीचे से की बजाय ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाता है, जो आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिले में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 13 जुलाई से शुरू होगी। जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार काउंसलिंग की जाएगी। इससे पहले शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट NIC के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। जब मेरिट लिस्ट पर आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्कूल के लिए कुल 241 अभ्यर्थियों को अलग अलग विषयों के लिए योग्य पाया गया है। जहां वहीं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए कुल 176 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा नगर परिषद और फिर नगर पंचायत स्तर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों की भलाई के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजना में PM किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से ये योजना चलाई जा रही है। जब वहीं इस योजना के जरिए सरकार की ओर से किसानों को हर 4 महीने में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही सरकार की ओर से PM किसान का पैसा पाने के लिए कुछ नियम कायदे भी बनाए गए हैं ताकि गलत हाथों में पैसे ना जाए। सरकार की ओर से इस योजना के जरिए देश के लाखों किसानों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य सरकार की ओर से छोटे किसानों और फिर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से पूरे साल में किसानों को 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह सरकार की ओर से किसानों को 3 समान किस्तों में ये राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने सिनेमा जगत में अपने अभिनय के दम पर मुकाम बना चुके हैं। जब महानगरी मुंबई में रहने के बाद भी उनका ठेठ अंदाज और गांव से उनका प्यार कम नहीं होता है। पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने गांव गोपालगंज जिले में आए हुए हैं और अपने गांव में लिट्टी चोखा लोगों के साथ आनंद ले रहे हैं। जहां बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी फिल्म के शेर दिल रिलीज होने के बाद अपने माता पिता और परिजनों से आशीर्वाद लेने के लिए गांव पहुंचे हैं, जहां साथ ही परिजनों के साथ फुल एंजॉय करके ठेठ अंदाज में सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। लिट्टी और चोखा का आनंद गांव और घर के लोगों के साथ अभिनेता उठा रहे हैं। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के बेलसंड गाँव निवासी पंडित बनारसी तिवारी और हेमवती देवी का बेटा और बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गाँव पहुँचे हैं। यहाँ पिछले 4 दिनों से वे अपने माता पिता और फिर बड़े भाई विजेंद्र तिवारी के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ठेठ अंदाज में ग्रामीणों के साथ खूब एंजॉय किया है। जब बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बताया है कि इस बार वे 6 माह बाद गांव आए हैं। यह गांव में माता पिता और फिर बड़े भाई का आशीर्वाद लिया है। पंकज त्रिपाठी गाँव में आनंद ले रहे हैं, जब बोरवेल पर नहा रहे हैं, परिवार वालों संग लिट्टी चोखा खा रहे हैं, बना रहे हैं। भागम भाग की जिंदगी से निकल करके गांव आए हैं, यहाँ चैन मिलता है, लगता है कि जीवन कितना ठहरा हुआ है। ये कहना है पंकज त्रिपाठी का। दोस्तों, बात करते हैं कि राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले आई, जब वे संक्रमित पाए गए हैं। इस मौके पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी शामिल नहीं हो पाए। हालांकि इसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी पटना आए थे। जब पटना पहुंचने पर वे विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान वे बिहार विधानसभा में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। जब विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं की कोविड टेस्ट कराई जा रही है। इसी दौरान जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार सरकार के 3 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा समेत समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह कोरोना संक्रमित हो गए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि वर्तमान में मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के दक्षिणी यानी कि उड़ीसा से गुजरने के कारण प्रदेश का मौसम काफ़ी शुष्क हो गया है। वर्तमान में मानसून की तरफ रेखा राजस्थान के जैसलमेर, कोटा, मध्य प्रदेश के गुना, दामोह एवं उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। मानसून की तरफ रेखा बिहार के दक्षिण से गुजरने के कारण बिहार में फिलहाल वर्षा के आसार नहीं के बराबर हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे तक बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि बिहार में भारी वर्षा के आसार फिलहाल बहुत कम है। वर्तमान में बिहार में पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है, जिसकी गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की ट्रफ रेखा ऊपर उठने के बाद ही बिहार में बारिश के आसार बन सकते हैं। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी का उत्तर भाग एकदम शांत है, या वही मध्य भाग में धीरे धीरे कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, या उसका असर बिहार में अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने आगरा, भागलपुर, गोपालगंज समेत 6 जिलों के जेल सुप्रिंटेंडेंट का तबादला कर दिया गया है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार गृह विभाग ने मंगलवार को प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत इन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। साथ ही साथ इन अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में परिवहन कॉम्प्लेक्स का निर्माण बीते 1 महीने से तेजी के साथ हो रहा है। इसके निर्माण होने के बाद लोगों को गांधी मैदान के बदले सरकारी बसें पकड़ने के लिए फुलवारी शरीफ जाना होगा। खबर के अनुसार परिवहन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने से न केवल बिस्कोमान भवन CDTO स्थानांतरण हो जाएगा, बल्कि सुल्तान पैलेस से परिवहन कार्यालय का मुख्यालय भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि सितंबर महीने तक DTO ऑफिस का नया भवन, BSRTC मुख्यालय और फिर उसका बस टर्मिनल का पहला फेज बनकर के तैयार हो जाएगा और अक्टूबर के अंत तक परिवहन कॉम्प्लेक्स में पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया में पेट्रोल डीजल का रेट कल के मुकाबले सस्ता हुआ है। जहाँ वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। जहाँ तेल कंपनियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत अन्य शहरों में तेल कंपनियों ने आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, जबकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और कटिहार जैसे कुछ जिलों में इसके दाम बढ़ाए गए हैं। आपको बता दो कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिसके कारण भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल का रेट औसतन स्थिर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 13 जुलाई को जॉब कैंप लगने वाला है, यानी कि आज। ये कैंप श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देश अनुसार जिला न्यायालय वैशाली की देखरेख में लगेगा। आपको बता दें कि इस जॉब कैंप में उपस्थित होकर के मैट्रिक, स्नातक और ITI पास अभ्यर्थी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस जॉब कैंप में फ्लिपकार्ट में असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद 78 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वही अन्य कंपनियां भी बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी देगी। युवा आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन ऑनलाइन करवा करके जॉब कैंप में शामिल हो सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब बिहार से जुड़ने वाला है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसका DPR भी तैयार किया जा रहा है। खबर के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार से जोड़ने के लिए बलिया से बक्सर तक 134 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने जा रही है। इसके निर्माण के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार से जुड़ जाएगा। आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने जमीन अधिग्रहण और DPR के लिए समिति गठन कर लिया है। इसके निर्माण को लेकर के बहुत जल्द जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर के NHAI ने UPD को भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं। DPR तैयार करने के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में ज़मीन का सर्वे चल रहा है। यह सर्वे के बाद लोगों के ज़मीन का नक्शा तथा जीवित रैयत के नाम से ज़मीन का खतियान अपडेट किया जा रहा है। खबर के अनुसार जिन जिलों में ज़मीन का सर्वे पूरा हो गया है उन जिलों में ज़मीन का नक्शा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपडेट किया गया है। आप ऑनलाइन के द्वारा अपने इलाके में ज़मीन का न्यू सर्वे के मुताबिक नक्शा देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में आप ओल्ड सर्वे भूमि नक्शा और फिर जिन जिलों में ज़मीन का सर्वे हो गया है उन जिलों में न्यू सर्वे भूमि नक्शा को डाउनलोड कर सकते हैं। या साथ ही साथ आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। या न्यू ज़मीन सर्वे के नक्शे के लिए आपको कुछ पैसे भी देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत आर्मी में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त की मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगी। वहीं बहाली की प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू होकर के 4 दिसंबर तक चलेगी। लिखित परीक्षा जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएगी। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और भर्ती को लेकर के तिथि घोषित कर दी है। इसमें मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। बताया जाता है कि अग्निवीर में जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन एवं क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब शुरू हो गई है। जब भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सौजन्य से SKMCH मुजफ्फरपुर में इसका शुभारंभ सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। यह टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के सहयोग से SKMCH में पैथोलॉजी विभाग और डॉक्टर्स फॉर यू संस्थान की ओर से चलाया जाएगा। वन हेल्थ लैब के शुभारंभ को लेकर के टाटा मेमोरियल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रविकांत सिंह ने कहा है कि यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति किसी प्रकार का कैंसर है इसका पता चल सकेगा। कैंसर का पता करने के लिए अभी MRI, बायोप्सी या फिर CT स्कैन किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय में मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी लूट हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक से 12 लाख रुपए से अधिक रुपए लूट लिए हैं। इस दौरान बदमाशों ने शाखा में मौजूद ग्राहकों से भी लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि लुटेरे हेलमेट पहने हुए थे और हथियार के साथ गए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वही लूट की यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लुटेरों ने सबसे पहले बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट के क्रम में अपराधियों ने बैंक में मौजूद ग्राहकों को जमीन पर बैठा दिया। साथ ही उनके साथ हथियार के बल पर मारपीट भी की गई। लूट की घटना की सूचना मिलने के बाद तेघरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस लूट से बैंक में दहशत का माहौल बन गया है। 5 की संख्या में आए लुटेरे ने 22 लाख से भी अधिक रुपए लूट करके फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कितना भी दावा करे, लेकिन आए दिन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो इसकी पोल खोल देती है। ऐसा ही एक वाकया फिर देखने को मिला है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय शहर के ट्रैफिक में फंस गए। घंटों जाम में फंसे रहने के बाद सांसद राकेश सिन्हा इतना परेशान हो गए कि वे खुद जाम को खाली करवाने के लिए सड़क पर उतर गए। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय शहर के ट्रैफिक में फंस गए। तकरीबन 1 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद ट्रैफिक कम नहीं हुआ। इसके बाद सांसद राकेश सिन्हा ने खुद जाम खाली करवाने की जिम्मेदारी संभाली। कुछ देर प्रयास करने के बाद ट्रैफिक में कमी आई। हालांकि सांसद को देख करके कुछ आरएसएस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि ये जिला प्रशासन की लापरवाही है। शहर में काली स्थान में हर मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए काफ़ी भीड़ लगती है, घंटों जाम लग जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा यातायात व्यवस्था करने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि सूखे की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार कृषि फीडर में बिजली की अबाधित आपूर्ति पर विचार कर रही है। डीजल पर अनुदान देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। कमजोर मानसून को देखते हुए कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा विभाग को कृषि फीडर में अबाधित बिजली देने का अनुरोध किया है। मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक इसके लिए ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर वर्षा नहीं होती है तो फिर स्थिति गंभीर हो सकती है। बिजली की नियमित आपूर्ति हो तो फिर बिचरा भी बचेगा और फिर रोपनी भी होगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि बिहार में अनियमित मानसून के कारण फसलों की बुआई और रोपनी प्रभावित हो रही है। आज तक बिहार में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। कम वर्षा को देखते हुए धान का बिचरा एवं जूट की 2 सिंचाई के लिए 60 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 10 लीटर डीजल की खरीद के लिए 600 रुपये अनुदान देने पर विचार किया जा रहा है। डीजल पर धान एवं मक्का की 2 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की 3 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा सकता है। आकस्मिक फसल योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्राविधान किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पटना में सेहत में बिगड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा करने तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव के लाल का आरोप है कि वे परिक्रमा करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और फिर उन्हें थाने लेकर के गई। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने परिक्रमा करने से रोकने पर योगी सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को पता नहीं है कि कैसे बाहर से आए लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने वीडियो संदेश जारी करते हुए घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वे पिता लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ करने मथुरा गए थे, लेकिन परिक्रमा करने से उन्हें रोक दिया गया। तेज प्रताप यादव ने वीडियो में कहा कि पुलिस ने जज की गाड़ी को भी रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि लेकिन पुलिस और मजिस्ट्रेट की गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। उन गाड़ियों में उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि वे उनका ऑडियो और वीडियो भी शेयर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप ने कुछ माह पहले ही मैसेज रिएक्शन फीचर शुरू किया था, जिसमें 6 रिएक्शंस भी दिए गए हैं। अब कंपनी ने रिएक्शन को और भी बढ़ा दिया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने रोबोट फेस, फ्रेंच फ्राइज, मेन सर्फिंग, सन ग्लासेस,
स्माइली 100% सिंबल और फिस्ट बम्प इमोजी साझा करते हुए लिखा है कि हम व्हाट्सएप पर रिएक्शन के रूप में किसी भी इमोजी को उपयोग करने की क्षमता को रोल आउट करने में लगे हुए हैं। खबर के मुताबिक पहले ये फीचर 6 रिएक्शन लाइक, लव, लाफ, सरप्राइज, शेड और थैंक्स तक सीमित था, लेकिन अब यूजर मैसेज पर रिएक्शन करते वक्त किसी भी इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो रिएक्शन के रूप में किसी भी इमोजी का इस्तेमाल करने के लिए मैसेज पर देर तक दबाएं और फिर पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए दाईं ओर में स्थित प्लस बटन पर टैप करना होगा। फिर जिसे आप चाहते हैं उसे चुनें और फिर ये एक संदेश के अंतर्गत सामान्य तरीके से दिखाई देना जरूरी है। आपको बता दूं कि एक्सपेंडेड इमोजी रिएक्शन फीचर को पहले iOS और एंड्रॉयड दोनों पर सेवा के बीटा वर्जन में देखा गया है और व्हाट्सएप को मेटा के मैसेंजर सेवा पर पहले से उपलब्ध कार्य क्षमता के अनुरूप लेकर के आ रहा है। एक्सपेंडेड इमोजी रिएक्शन फीचर अभी शुरू हो रही है और आने वाले सप्ताह में सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए उपलब्ध होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आपातकालीन सेवाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि डायल 12 की शुरुआत की गई है। अब इस इमरजेंसी रिस्पांस टीम में तैनात के लिए इच्छुक महिला पुलिसकर्मियों को एक कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। जब विभिन्न जिलों से आवेदन करने वाली महिला सिपाही जो कॉल रिस्पांस एसोसिएट की निर्धारित शर्तों को पूरा करती है उनके लिए टेस्ट का आयोजन होगा। इस टेस्ट में सफल होने के बाद ही डायल 112 के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए उनका चयन किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि खाद्य तेलों की कीमतों में एक बार फिर से आसमान की ऊंचाई तक छू सकती है। सौराष्ट्र ऑयल मिनरल्स एसोसिएशन यानी कि सोमा ने कहा है कि इस कैलेंडर साल में खाद्य तेल की कीमत नई ऊंचाई को छू सकती है। जब मूंगफली 16 लीटर टिन की कीमत 2750 रुपये और कपास के बीज के तेल की कीमत 2700 रुपये हो गई है। जहाँ सोमा ने दावा किया है कि वर्तमान मूल्य वृद्धि इसलिए है क्योंकि किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक नहीं है। यहाँ तक कि राज्य सरकार के पास मुश्किल से 1.50 लाख टन मूंगफली का स्टॉक है। भले ही पूरा स्टॉक बाजार में उतार दिया जाए लेकिन ये मूंगफली तेल उत्पादित कंपनी की मात्रा बढ़ा सकता है। उपभोक्ताओं के लिए ये एक कठिन वर्ष होने जा रहा है क्योंकि खाद्य तेलों की कीमतों में पूरे साल वृद्धि जारी रहेगी। सोमा के अध्यक्ष किशोर भाई विरादिया ने कहा है कि नवंबर में मूंगफली का नया स्टॉक आने पर कीमत गिरने की कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि इस साल बुआई तुलनात्मक रूप से कम रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों और फिर अन्य लोगों के लिए कई योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद गरीबों और फिर जरूरतमंदों की मदद करना है। जब किसानों के लिए शुरू की गई अलग अलग योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि सबसे महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत देश भर के 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों पीएम किसान योजना में अपात्रों के हाथों में पैसा जाने की खबर सामने आई है। जब पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट शुरू कराया गया, इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया से मिलने पर सरकार ने पंचायती स्तर पर सोशल ऑडिट शुरू किया गया है। इसमें तमाम ऐसे लाभार्थी का नाम सामने आया है जो पीएम किसान योजना के पात्र ही नहीं थे। जहां अपात्रों की योजना का फायदा लेने पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। जहां सरकार ने ऐसे लोगों से पैसे वापस करने के लिए कहा है। जहां ऐसा नहीं करने पर सरकार की तरफ से अपात्रों के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने भी अब तक गलत तरीके से पीएम किसान योजना का फायदा उठाया है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द पैसा रिफंड कर दें। आपको बता दें कि योजना का फायदा परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है। साथ ही ऐसे किसान भी योजना का फायदा नहीं ले सकते जो सरकारी नौकरी करते हो या फिर इनकम टैक्स फाइल करते हो। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।